हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे पेनी स्टॉक की जो एक जमाने में लोग उसके दीवाने हुआ करते थे। फिर उस स्टॉक ने लोगों को बर्बाद कर दिया और अचानक उस स्टॉक में लोगों का इंटरेस्ट आ गया। प्लस आप लोग जानना चाहते होंगे कि किस स्टॉक की न्यूज़ कहाँ देख सकते हैं जो मैं इतनी जल्दी फास्ट अपडेट करता हूँ, वो भी एज अ बोनस गिफ्ट इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इसलिए पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और बोनस गिफ्ट पसंद आएगी तो जरूर बताइएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, एक से एक बेहतरीन वीडियो और एजुकेशन मिलती रहेगी। गेस किया वो स्टॉक कौन सा था जिसने लोगों को बर्बाद किया और वापस से इंटरेस्ट आ गया? सुज़लॉन एनर्जी। अब देखिए मार्केट में क्या है, हर दिन नए इन्वेस्टर आते हैं, पुराने चले जाते हैं, पुराने आते हैं नए, ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। तो जो नए लोग होंगे उनको इसके बारे में मालूम ही नहीं हुआ कि एक बार लोग इसके दीवाने हुआ करते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है और जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसकी हिस्ट्री को जानिए, उसके आगे पीछे की राम कहानी को जानिए, क्योंकि बिना आगे पीछे की राम कहानी को जाने आप कभी भी फंस सकते हैं। आपको पता ही नहीं होगा वो कितना बड़ा पाप करके आया है। यस, पाप, क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी कुछ ऐसी ही चीज़ है। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है कि पहले हम इसकी सारी राम कहानी समझेंगे मैंगो पीपल की भाषा में और फिर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में अपना व्यू। और मेरा व्यू आई होप पसंद आएगा और भाई वाली एडवाइस के साथ पसंद आएगा, जिससे फ्यूचर में इस तरीके के स्टॉक को आप आसानी से हैंडल कर सकोगे। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी एक अच्छी कंपनी थी, ग्रोथ भी अच्छा दिया और सब कुछ अच्छी तरीके से करते हुए एशिया का सबसे बड़ा विंड एनर्जी प्लेयर भी बन गया। अब क्या होता है, जब चीज़ें बहुत अच्छे से चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो लोग या कंपनी उसको और बड़ा करना चाहती है। तो कहीं से कंपनी भी गलत नहीं थी, मैनेजमेंट भी गलत नहीं था, उन्होंने भी इसको बड़ा करना चाहा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए और वो सारा विंड एनर्जी मार्केट को कैप्चर करना चाहते थे बिना किसी प्रॉपर मैनेजमेंट के या कहें बिना किसी प्रॉपर पैसे के। यस, क्योंकि देखिए उधारी का धंधा कब तक चल सकता है और उधारी का धंधा सबकी बस की बात नहीं है मैनेज कर लेना, सबकी बस की बात नहीं है। अच्छी अच्छी कंपनियां जैसे अब रिलायंस नेट डेट फ्री हो गए, कर्ज में थे, तो उनका मैनेजमेंट इतना सॉलिड था, लेकिन हर कंपनी का मैनेजमेंट इतना सॉलिड नहीं होता है। वो एक्सपेंशन चाहते हैं, सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर नहीं पाते हैं। तो इन्होंने भी बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान शुरू किया, बहुत सारी कंपनी का एक्विजिशन चालू किया, उनका स्टेक लेना चालू किया, लेकिन कहीं भी एक्विजिशन में सक्सेस नहीं मिल पाई, क्योंकि जो एक्सपेंशन का प्लान था वो तो होता गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि इन्होंने पैर चादर से बाहर पसार लिए और पैर जैसे ही चादर से बाहर निकला, कैपेसिटी से ज़्यादा लोन खड़ा हो गया। और एक कहावत है, जब समय बलवान तो गदा पहलवान, वही इनके साथ हुआ कि जब इनका प्रॉफिट एक्विजिशन चल रहा था, तो जो भी सेल कर रहे हो, जो भी नेट प्रॉफिट कमा रहे हो, उस तरीके से इनका डेट मैनेजमेंट चल रहा था। लेकिन जब बुरा वक्त आया तो कहावत है, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता भी काट लेता है, वैसा ही इनके साथ हुआ। और वो हुआ गवर्नमेंट का रोल बैक ऑफ विंड एनर्जी सब्सिडी एंड एग्जम्पशन। मैंगो पीपल की भाषा में बात करें तो सरकारी छूट बंद हो गई, सरकारी बेनिफिट बंद हो गए और सारा इम्पैक्ट पड़ा नेट प्रॉफिट पर। और नेट प्रॉफिट इम्पैक्ट आने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गई। तो कहते हैं कि हर चीज़ का एक साइकिल होता है, बिजनेस का साइकिल होता है, और उस साइकिल के मद्देनज़र उसी समय सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी चलन आ गई। तो ऐसा करने से डिमांड भी घट गई, और डिमांड घटने का मतलब सिंपल सी चीज़ है, ऐसे ही हिट हो रहा था बिजनेस, और ये होने से और भी बिजनेस हिट हो गया। तो डिमांड घटने से नेट प्रॉफिट भी गिरा, डिमांड भी गिरा, तो कंपनी पे इम्पैक्ट सिंपली आया कि डेट बर्डन बढ़ता चला गया। तो जहां वो डेट को मैनेज कर पा रहे थे, वहां तो डेट अब मैनेज भी नहीं हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कभी भी चादर से बाहर पैर पसारना नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी कैपेसिटी नहीं होती है डेट को मैनेज करने की। और यहाँ से शुरू हो गए कंपनी के प्रॉब्लम। और इस डेट बर्डन आने के बाद जो लैंडर थे उन्होंने कहा कि इस डेट को हम थोड़ा सा कम करते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसका रीस्ट्रक्चर प्लान किया पहली बार, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बस कहने को हुआ कुछ नहीं। और उस कुछ नहीं होने से उन्होंने को अपनी सब्सिडरी भी बेचनी चालू करनी पड़ी।
लेकिन उस समय 2015 में 2015 में सन फार्मा के फाउंडर दिलीप सिंघवी सामने आए। उन्होंने इस कंपनी में लगभग $1 बिलियन इन्वेस्ट किया, 23% का स्टेक लिया। कुछ टाइम के लिए अगेन सही चला क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी थी, कंपनी ने प्रॉफिट भी दिखाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी डेट क्राइसिस में आ गई और कंपनी का डेट बढ़ता चला गया। और एक 2017 का जो डेटा कहता है, इंडिया डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम था, उसकी डेडलाइन भी मिस कर दी। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ पर कंपनी अपना मार्केट शेयर खो चुकी है क्योंकि कंपनी के पास पैसे हैं ही नहीं अपने किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये सारी थी हिस्ट्री। अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की, जहाँ पे मार्केट में वापस से जान फूकी। और देखिए, अब आप खुद सोचिए कि जो कंपनी, अगर आप एज अ न्यू है और आपको इतनी बड़ा इनका राम कहानी नहीं मालूम था, तो आप सोचिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने आधे अधूरे नॉलेज के साथ करते हैं। अब करते हैं लेटेस्ट। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया, 2017 के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की डेडलाइन भी कंपनी की मिस थी और स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को 2017 का अगर आप चार्ट देखेंगे तो 21 रुपये के हाई से आके वो 2 रुपये का लो मारा। उसका रीज़न यही था। अब बात शुरू हो रही है वापस से रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की, और साथ में एक न्यूज़ आई थी 20 फरवरी को कि डेनमार्क की एक कंपनी है वेस्टास, वो सुज़लॉन में कंट्रोलिंग स्टेक लेने पर विचार करेगी। कंट्रोलिंग यानी फिर पूरा डिसीजन वेस्टास का होगा। कंपनी के बीच वैल्यूएशन को भी लेकर बात चल रही है, लेकिन आज तक जुलाई तक इसका कुछ क्लियर कट अपडेट नहीं आया है। लेकिन उससे भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 2019 में भी ऐसे ही आई थी एक कंपनी के लेने की बात, बट कुछ निकला नहीं। रीजन, इनका डेट इतना बड़ा है ना, मामला सही ढंग से हो ही नहीं पाता है, और उसके कारण अब इसको रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। और सुज़लॉन में जो बैंक फंसे पड़े हैं, जिनका गला फंसा पड़ा है, वो है 18 बैंक, जिनको 13,800 करोड़ रुपए अराउंड देने हैं। 14,000 करोड़ या 13,800 करोड़ देना है। अब इसको क्या किया है, डेट को स्प्लिट कर दिया गया है 2 पार्ट में। एक को सस्टेनेबल पोर्शन में डाला गया है, एक को अनसस्टेनेबल पोर्शन में डाला गया है। सस्टेनेबल पोर्शन में 5,200 करोड़ का है, अनसस्टेनेबल पोर्शन में 8,600 करोड़ का है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये किस तरीके से इसको आगे डिटेल में कर पाते हैं और किस तरीके से इसको हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की जो बात आई है, जिस पे आपने इतना इसमें रीस्ट्रक्चरिंग के रिगार्डिंग, चूंकि सबको पूरी जानकारी थी नहीं, तो इस रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान पे अब आपने स्टॉक में 2 रुपये से तेजी भी देख ली, और तेजी में वो वापस से ऊपर भी चला गया, लेकिन वापस से अब आ गए इसके रिजल्ट, और रिजल्ट जैसे ही इसके आए वैसे ही स्टॉक गिर गया, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ही खराब आए। कह रहे होंगे कि ये सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल क्या है, तो सस्टेनेबल मतलब ये डिसाइड किया गया कि वो पार्ट जो सुज़लॉन चुका सकता है, और अनसस्टेनेबल जो सुज़लॉन नहीं चुका सकता है, इसलिए इसको 2 पार्ट में बात किया गया। तो सबसे पहले सस्टेनेबल को समझ लीजिए कि जो 5,200 करोड़ का डेट है, उसको सस्टेनेबल में डालकर उनका इंटरेस्ट रेट भी कर दिया गया है। 9% का लोअर इंटरेस्ट रहेगा, जिसको रिड्यूस कर दिया गया है, और 10 साल के अंदर कंपनी को चुकाना है, 10 साल के अंदर चुकाना है। तो ये वो चीज़ है कि एक किसी के ऊपर 14,000 करोड़ का लोन था, उसको सीधा 5,200 करोड़ पे ला दिया गया, इंटरेस्ट रेट भी कर दिया गया। तो ये वो गेम चेंजर बना जिसने पुश किया सुज़लॉन को ऊपर। अब आप कहोगे ये अनसस्टेनेबल क्या है, तो अनसस्टेनेबल जिसके को चुका नहीं सकते हैं, तो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया, इस पोर्शन को OCD यानी ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर या CCPS में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, और वो उसको 20 साल के लिए उनकी वैलिडिटी की जाएगी। तो इस तरीके से इनका प्लान किया गया है। प्लस 392 करोड़ प्रमोटर ने डाले हैं, जिससे कि वर्किंग कैपिटल के तौर पे इसको यूज़ किया जा सके और कंपनी के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा सके, कंपनी में कुछ तो वर्किंग स्टार्ट हो। अब कंपनी का ये कहना है कि भैया हमने अपनी कॉस्टिंग भी बहुत कम कर ली है, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग में जो कटौती है वो 70% की कटौती की है, ये कंपनी का कहना है। तो अब आप एक चीज़ समझो, कोई कंपनी, मरी हुई कंपनी, तो चाहेगी वो अपने बारे में अच्छा बोलना, वाकई बोल रही है, लेकिन इसका रियल इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखता है। ऑपरेटर को ये सब मालूम होता है कि इन्वेस्टर इन बातों से सेंटिमेंट्स लेते हैं, और उस सेंटिमेंट्स के आधार पे इन चीज़ों को बढ़ाया जाता है। लेकिन अब अगर ये कंपनी, ये सारे जो प्रोसेस बनाए गए हैं, अगर ये सक्सेस नहीं हो पाती है, तो फिर जाएगी ये कंपनी का NCLT यानी दिवालियापन,
और वो दिवालियापन अगर हुआ तो फिर कोई, जैसे किसी कंपनी को जैसे रुचि सोया का दिवालियापन हुआ था, आलोक का हुआ था, वैसे इसका होगा। तो देखना है कि इन्होंने डेट रिड्यूस किए हैं, इंटरेस्ट बर्डन घट गया है, वर्किंग कैपिटल भी आया, तीनों चीज़ मैंने आपको बताई, तो कंडीशन ग्रोथ के फेवर में आई है। लेकिन बात यह है कि अब ये मैनेजमेंट कितना क्या कर पाता है, क्योंकि अभी 4 से 5 रुपए चल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी इसके फंडामेंटल के रिजल्ट हैं, वो हम देखते हैं, फिर फर्दर और चीज़ों को जान। फंडामेंटल के लिए जैसा कि आपको पता है मैं टिकर टेप यूज़ करता हूँ, तो टिकर टेप पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे सुजलॉन डाल लीजिए, सुजलॉन एनर्जी आ गई, और सुजलॉन एनर्जी आते ही इसकी फंडामेंटल की पूरी एनालिसिस खुल गई। अब इसमें हम इसके फाइनेंशियल सेक्टर में जाते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था इसके रिजल्ट आए हैं क्वार्टरली। तो अब देखने की कोशिश कीजिए टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना गिरा है। इब्टा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन क्लियर कट लॉस में खड़ा है। फिगर आपको दिख रहा है इसलिए बताने की नीड नहीं है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना लॉस बढ़ा है वो आपके सामने है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉस क्लियर कट बढ़ा है, आपके सामने है, करोड़ में फिगर है, याद रखिएगा। और नेट इनकम की माइनस में खड़ी है, इसका मतलब कि कंपनी को क्लियर कट लॉस हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बड़ा वाला। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर घट रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये तो चूंकि कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग की बात अभी चल रही है, तो इसकी पुरानी हालत के हिसाब से इसके रिजल्ट तो खराब आने थे, इसमें कहीं कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ ओवरनाइट में तो जादू की छड़ी घूमने वाली है नहीं, ये तो आप भी समझते होंगे। लेकिन फर्दर और क्या है वो हम बात कर लेते हैं। प्लस एक जो बोनस चीज़ मैं बताने वाला था, आप लोग पूछते हो न्यूज़ कहाँ देखते हैं, ये देखिए न्यूज़ का सेक्शन है। आपको जब भी किसी स्टॉक के बारे में जानना हो और न्यूज़ कहीं ना मिले, आप उस स्टॉक का नाम यहाँ टाइप करो, और उसके बाद टाइप करने के बाद यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन में आ जाओ, उस स्टॉक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगी, तो आप कभी किसी स्टॉक में फंसोगे नहीं। और मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। बाकी इसका पेड वर्जन आपको यूज़ करना हो तो वो आपकी मर्जी है, बाकी फ्री में भी यूज़ होता है, आपका मोबाइल में भी आप कर सकते हो, मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप यूज़ कर सकते हो। और बाकी इसके लिए आप अगर जीरोधा में करोगे तो रेफरल प्रोग्राम से आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे और टिकट टेप आपका फ्री हो जाएगा। और मेरा वो जो पैसा छापने वाला मशीन का जो स्ट्रेटजी है वो भी जीरोधा पे दिख जाएगा। और मैंने हमेशा कहा जीरोधा पे ट्रेड करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन चार्ट देखने के लिए आप करो, ट्रेड जीरोधा पे मत करो, चार्ट बिंदास देखो, तो वो आप यहाँ से एक तीर कई शिकार कर सकते हो और अपना उसूल साफ है। रिजल्ट के बाद जैसा कि होना था, कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि भैया हम डेट रिस्ट्रिक्शन में लगे हैं, वर्किंग कैपिटल से जुड़ी मुश्किलों को दूर कर रहे हैं, ये सब के कारण रिजल्ट आए हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो ओवरऑल सिनारियो मैंने आपको तोड़ के एकदम मैंगो पीपल की भाषा में बताया वही इम्पैक्टफुल आएगा, उसके अलावा कुछ आ नहीं सकता है। और अब बात करते हैं मेरे व्यू की, लेकिन मेरे व्यू को समझने से पहले कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, और वो अगर समझ गए तो ज़िंदगी भर इस तरह के पेनी स्टॉक को बहुत मज़े से खेल सकते हो। क्या ओमेक्स शेयर याद है, पहले अप हुआ, फिर लोअर सर्किट लग रहा है, लोग परेशान। फ्यूचर रिटेल अप हुआ, सेम स्टोरी। रुचि सोया अप हुआ, सेम स्टोरी। यानी आज तक जितने भी न जाने कितने स्टॉक हैं, स्पेशली अगर अभी 3 मंथ की बात की जाए और स्पेशली पेनी स्टॉक की बात की जाए, रैली भी हुई, लोगों को अच्छा पैसा भी बना, और उसके बाद उसमें गिरावट हुई तो लोग फंसे भी। करेक्ट है। अब जो लोग फंसे, रेशियो क्या है 70-30 का, 30% कमाने वाले, 70% फंसने वाले। क्यों? क्योंकि वो उनकी एंट्री तब होती है जब रैली हो जाती है, यानी अपर लेवल पे मार्केट में, क्योंकि ऑपरेटर जो पंप और डंप मैंने सिखाया था वो ऑलरेडी नीचे के लेवल से माल ले चुके होते हैं, मार्केट में करंट दिया जा चुका होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि फ्यूचर रिटेल खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आलोक इंडस्ट्री खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि सुजलॉन खराब है। मैं कह रहा हूँ लेने का तरीका। बात करते हैं। देखिए प्रॉफिट के समय क्या होता है, स्मॉल, लॉस के समय पोजीशन एग्जिट भी होने को नहीं मिलता क्योंकि लोअर सर्किट होती है। अब सुजलॉन को जो समझने की बात है, एक चीज वो समझिए जो इन्वेस्टर में सबसे ज्यादा मिसिंग होती है। क्या है? सबको लगता है सुजलॉन मल्टीबैगर बनेगा, कुछ को लगता है फ्यूचर रिटेल मल्टीबैगर बनेगा, कुछ को लगता है रुचि सोया, कुछ को लगता है आलोक इंडस्ट्री। सबका अपना अपना व्यू है, सही है, गलत भी नहीं है, रिस्क लेना बिल्कुल गलत नहीं है। बट जब पोर्टफोलियो 1 लाख से 3 लाख या 5 लाख का हो तो कितना पेनी स्टॉक का इन्वेस्टमेंट डालें, कभी ये सोचा है?
यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टमेंट छोटा है और मोस्टली इन्वेस्टमेंट हम पेनी स्टॉक में कर देते हैं। आप सिर्फ यूट्यूब के मेरे कमेंट बॉक्स पे नजर डालिए, पैसे तो खर्च करने नहीं है। जब से पेनी स्टॉक में लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ है, सब परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करें। यानी लेस इन्वेस्टमेंट में पेनी स्टॉक में एंट्री हुई तभी तो परेशान है, वरना परेशान नहीं होते। आप अपने दिल से पूछिए सही बोल रहा हूं या गलत। अगर पेनी स्टॉक मल्टीबैगर बनता है बहुत अच्छी बात है, आपको रिटर्न मिलता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्ट उतना ही करें जितना डूबने पर तकलीफ ना हो। वरना अगर इन्वेस्टमेंट आपने पूरा का पूरा पेनी स्टॉक में कर दिया तो दूसरी ट्रेडिंग आपकी हैम्पर हो जाएगी, और क्या पता सिर्फ उस पेनी स्टॉक के कारण आपको मार्केट से बाहर होना पड़े। आई होप इंफॉर्मेशन क्लियर होगी और समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं सुज़लोन की। रिस्क ही जब लेना है तो 2 से 3 रुपए का प्राइस मिले तब रिस्क लेना, कि डूब भी गया तो फर्क नहीं पड़ता है। बाकी कुछ कहानी खास नहीं है। और लास्ट में जो स्टोरी बताई है उसको सही टाइम से अप्लाई कीजिए, कि ये सोचिए कि मेरा फंड कितना है और उसमें कितना % है ऐसा अमाउंट जो डूब जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए ही पेनी स्टॉक खेलने की चीज होती है, उसके अलावा पेनी स्टॉक खेलने की चीज नहीं होती। बड़े पोर्टफोलियो वाले तो सर 10% 20% भी अगर डालते हैं तो भी उनका पोर्टफोलियो तो कम से कम 25 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ का होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पॉइंट जिस दिन समझ में आ जाएगी, ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी, इन्वेस्टिंग बहुत आसान हो जाएगी। कैसी लगी भाई वाली एडवाइस ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप इस वीडियो से मैंने सिर्फ सुज़लोन नहीं, बाकी सारे पेनी को भी आप कैसे खेल सकते हैं इसको भी समझाने की कोशिश की। वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, जिससे हम भी मोटिवेट हों और हम इसी तरीके से बेहतर कुछ समझाने की कोशिश करते रहें। और चीज़ पसंद आई हो जरूर सोशल मीडिया पे शेयर करें, जिससे दूसरे आपकी तरह लोग फंसे नहीं और आपको जैसे फ़ायदा हो रहा है दूसरों को फ़ायदा हो सके। और टेलीग्राम ट्विटर से जरूर जुड़े रहिए। 60,000 लोग हैं टेलीग्राम पे और 25,000 लोग हैं ट्विटर पे। लेटेस्ट अपडेट, हर एक खबर आपको मिलती है, जिससे आप पीछे नहीं बिल्कुल आगे रहें। थैंक यू सो मच।